हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभ लक्ष्य। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मालवा के पठार के बारे में। इसमें कुछ हिस्सा बच गया था, कुछ पोर्शन बच गया था। आज के इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं मालवा पठार के बारे में, जो बच गया था पिछले क्लास के वीडियो में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था मालवा के पठार का लोकेशन पढ़ लिया था, और इसके बारे में काफ़ी फीचर्स हम लोगों ने जाना था कि ये कहाँ से बना है, किस तरह से बना है, किस तरह से मालवा का पठार का निर्माण हुआ है, इसका क्षेत्र विस्तार क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा कर लिया था। तो चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मालवा के बारे में कि मालवा बेसाल्ट से बना है, जिसमें यहाँ पर काली मिट्टी का विकास हुआ है। तो पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आप पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप पिछले क्लास का वीडियो देखें, तब आप इस वीडियो को देखें, तभी आपको सही प्रकार से समझ में आएगा, अन्यथा समझने में परेशानी होगी। तो पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मालवा बेसाल्ट से बना है। जो ये मालवा है, मालवा क्षेत्र, मालवा का पठार, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। ये हम लोग किस आधार पर कह रहे हैं? तो ये जो है मालवा, ये क्या है? ज्वालामुखी के उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ, लावा से। अब मालवा क्षेत्र में काफी लंबा इसका विस्तार हुआ, काफी बड़े क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ, तो लावा काफी दूर तक फैला। तो लावा दूर तक फैला, इससे क्या समझ में आता है लावा क्यों दूर तक फैला? तो इसमें सिलिका की मात्रा बहुत कम थी। मालवा वाले क्षेत्र में जो लावा फैला हुआ था, ये लावा, इसमें हमें सिलिका की मात्रा कम देखने को मिला, इसीलिए इसका क्षेत्र विस्तार अधिक हुआ। अब सिलिका की मात्रा कम अगर जिस लावा में हो, वह किस प्रकार का लावा है? तो बेसिक लावा। किस प्रकार का लावा है वह? बेसिक लावा। दो तरह का लावा पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास के वीडियो में, बेसिक लावा और अम्लीय लावा। अम्लीय में अधिक होता है सिलिका और बेसिक में कम। तो बेसिक लावा हो गया। अब बेसिक लावा से इसका निर्माण हुआ है इस पठार का। तो जाहिर सी बात है, इसमें कौन सा चट्टान मिलेगा? बेसाल्ट चट्टान। बेसिक लावा, बेसिक से निकला बेसाल्ट, तो बेसिक लावा से इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसमें क्या पाया जाता है? बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है। यानी ये पूरा एरिया मालवा वाला क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान हमें देखने को मिलता है, या बेसाल्ट चट्टान से बना है। यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। और इसमें क्या हुआ है? काली मिट्टी का विकास हुआ है। अब बेसाल्ट चट्टान से बना है। अब अगर बात करें तो ये हमारा पूरा मालवा वाला क्षेत्र है। ये क्या है? बेसाल्ट चट्टान। ये पूरा हमारा बेसाल्ट चट्टान है। ये पूरा बेसाल्ट चट्टान है। और इस चट्टान की क्या प्रवृत्ति होती है? इसका फीचर्स क्या है? बेसाल्ट चट्टान बहुत ही कठोर होता है। क्या होता है? बेसाल्ट चट्टान बहुत ही कठोर होता है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इसमें अपक्षयन हुआ, अपर्दन हुआ, और क्या हुआ? दाब का प्रभाव पड़ा, ताप का प्रभाव पड़ा, हवा का प्रभाव पड़ा। बहुत सारे भौगोलिक घटनाएं होते हैं, उन सभी घटनाओं का इस चट्टान में प्रभाव पड़ा। और इसके प्रभाव से क्या हुआ कि ये वाला एरिया है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा इस चट्टान का, सबसे ऊपर वाला भाग क्या हुआ? ये टूट फूट गए, छोटे छोटे कणों में विभाजित हो गए, छोटे छोटे कण में बदल गए। तो ये कुछ हिस्से में, ऊपर के कुछ हिस्से में छोटे छोटे कण में बन गए, और यही कण क्या हो गया? इसी से क्या हो गया? काली मृदा यानी काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से हुआ, यह समझ में आ गया कि काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टान का ही हिस्सा है। बेसाल्ट चट्टान ही टूट के छोटे छोटे कणों में बट गया। क्यों टूटा? तो बहुत सारे भौगोलिक घटनाओं को ये झेला, हवा झेला, ताप झेला, दाब झेला, अपर्दन हुआ, अपक्षयन हुआ, बहुत तरह की चीजें को ये झेला। झेलने से क्या हुआ? ऊपर के हिस्से में क्या हुआ? इसका छोटा छोटा कण हो गया, टुकड़ा टुकड़ा में बट गया, और यही काली मिट्टी का निर्माण किया। ठीक है, तो यहां तक समझ गए कि काली मिट्टी का निर्माण हो गया। अब काली मिट्टी बन गया तो इस मिट्टी के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या गुण है इसके, अब इसके बारे में जानना जरूरी है कि आखिर इस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है। आखिर इस क्षेत्र में, मालवा वाले पठार वाले क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान से जो बना काली मिट्टी, तो इसका क्या क्या फीचर्स है, ये जानना जरूरी है। तो अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो क्या फीचर्स है? काली मिट्टी में एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन आदि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पहला फीचर्स, ये जो काली मिट्टी बना, इसका पहला फीचर्स क्या है कि इसमें एल्युमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे खनिज पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है इस मिट्टी में, काली मिट्टी में। लेकिन इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस कम पाए जाते हैं, कम मात्रा में। काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस कम पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ह्यूमस भी
इसमें कम होता है। ह्यूमस मतलब जैविक तत्व। अब समझ में नहीं आ रहा होगा ह्यूमस क्या होता है। बहुत लोगों के दिमाग में यह सवाल आता होगा कि सर ये ह्यूमस क्या हुआ, समझ में नहीं आया, जैविक तत्व नहीं समझ में आया। ह्यूमस मतलब जैविक तत्व। अब जैविक तत्व होता क्या है? तो क्या होता है, पेड़ पौधे की पत्तियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु मर जाते हैं, मरने के बाद वो सड़ गल जाते हैं और उसका अपघटन हो जाता है, और अपघटन होकर क्या होता है, वह मिट्टी में मिल जाते हैं। वे भूरे रंग के हो सकते हैं, काले रंग के हो सकते हैं। तो उसी से क्या बना, वही क्या कहलाया, ह्यूमस। वही क्या कहलाया, ह्यूमस। सड़ने गलने के बाद उसका अपघटन हो गया। अब बहुतों को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर अपघटन क्या होता है। अपघटन का मतलब हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना, किसी भी चीज का छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे कणों में बढ़ जाना। तो जब पेड़ पौधे की पत्तियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु मर जाते हैं, मरने के बाद क्या होते हैं, वो सड़ने लगते हैं। सड़ते हैं तो धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाते हैं, और वे क्या होते हैं, मिट्टी के साथ मिल जाते हैं। और वे जो छोटे छोटे बनते हैं कण के रूप में, और वे किस तरह, भूरे रंग के दिखाई देते हैं छोटे छोटे होने के बाद, या फिर काले रंग के दिखाई देते हैं, और वे मिट्टी में मिल जाते हैं। तो वही जो छोटे छोटे कण के रूप में बन गया, वही कहलाता है ह्यूमस, और इसी को बोलते हैं जैविक तत्व। ह्यूमस समझ में आ गया। तो ह्यूमस और जैविक तत्व ये कम मात्रा में देखने को मिलते हैं किसमें, काली मिट्टी, काली मृदा में। ये जो काली मिट्टी बना, इसमें हमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। और जिस मिट्टी में ह्यूमस अधिक होता है उसमें क्या होता है, वह मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होता है, पहला चीज। दूसरा चीज कि ह्यूमस अधिक होने के कारण उस मिट्टी में, जिस मिट्टी में ह्यूमस जितना अधिक होगा वह उतना अधिक उपजाऊ होगा, और वह जल को धारण करने की क्षमता उतना अधिक रखेगा अपने पास। उसके अंदर उतना अधिक क्षमता होगा जल को धारण करने की, जल को अवशोषित करने की। लेकिन जिसमें ह्यूमस कम होगा वह कम उपजाऊ होगा, और उसमें जल धारण करने की क्षमता भी कम होगी। तो इसमें क्या है, ह्यूमस कम मात्रा में। क्या है, ह्यूमस कम मात्रा में। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस कम मात्रा में, और साथ ही साथ ह्यूमस भी कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। ह्यूमस मतलब जैविक तत्व। अब आगे बात करते हैं। जल को धारण करती है कौन, काली मिट्टी जल को धारण करती है, लेकिन नीचे कठोर चट्टान होने के कारण, कठोर चट्टान होने के कारण जल नीचे नहीं जा पाता, जल नीचे नहीं जा पाता। तो क्या बोल रहा है कि जो काली मिट्टी है वह जल को धारण करता है, जल को अवशोषित करता है, लेकिन नीचे कठोर चट्टान, बेसाल चट्टान क्या है, एक कठोर चट्टान है। तो कठोर चट्टान होने के कारण क्या करता है, ये जल को धारण नहीं कर पाता, नीचे वाले हिस्से में जल धारण नहीं करता। अब यहाँ पे देखिए, इस हिस्से में तो काली मिट्टी है ऊपर वाले में। अब काली मिट्टी ऊपर वाले में है, तो जब वर्षा होती है, मालवा वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, जो ये क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र, मालवा वाला पूरा क्षेत्र, इसमें क्या होता है, बारिश बहुत अधिक मात्रा में होती है। क्या होता है, बारिश की कमी नहीं है, बारिश प्रचुर मात्रा में हमें देखने को मिलता है। लेकिन होता क्या है, बारिश प्रचुर मात्रा में होने के कारण इसमें पानी की तो कमी होनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है, बारिश तो खूब हो, बारिश बहुत ज़्यादा होता है, बारिश की कमी नहीं है यहाँ पे। लेकिन होता क्या है, जब बारिश होती है इस क्षेत्र में, जब बारिश की बूंदें गिरती है, बारिश होती है, तो मिट्टी में जल को अवशोषित करने की जो धारण क्षमता है वह कम है। ये हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा है ऊपर वाला, काली मिट्टी जो बना हुआ है, इसमें तो जल धारण करने का क्षमता है, ये जल धारण कर रहा है। लेकिन इसका जितना कैपेसिटी है उतना तो जल धारण करेगा ही करेगा, लेकिन इसके बाद ये जल नीचे आएगा। अब धारण कर लेगा, पानी पड़ रहा है, धारण करेगा, धारण करने के बाद जल नीचे भी आएगा इस हिस्से में। अब यहाँ पे तो कठोर चट्टान है, यहाँ पे काली मिट्टी नहीं है, ये तो बेसाल चट्टान, कठोर चट्टान है इस क्षेत्र में। ये क्या है, इसका क्या फीचर्स, तो ये तो कठोर है तो पानी को धारण करेगा ही नहीं, तो क्या होता है, पानी बह जाता है। इस वजह से क्या होता है, पानी इधर उधर, इधर इसको ढाल मिलता है, उधर से ये बहने लगता है। और इसी वजह से इस क्षेत्र में मौसमी नदियां भी हमें देखने को बहुत सारी मिलती है। बारिश होती है, अब जल तो अवशोषण हो नहीं रहा है जमीन के नीचे, तो क्या होगी, बारिश की पानी इधर उधर बहेगा, जिससे मौसमी नदियां का विकास हमें देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। तो ये क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ से क्या समझ में आया कि इस क्षेत्र में जो काली मिट्टी वाला एरिया है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र, वह क्या करता है, जल को धारण करता है। लेकिन कठोर चट्टान होने के कारण, बेसाल चट्टान मिलता है जो एक कठोर चट्टान है, तो कठोर चट्टान होने के कारण ये जल को पूरी तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता है, बल्कि सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में ही जल का अवशोषण होता है। तो यहाँ मालवा वाले क्षेत्र में
वर्षा अच्छी होती है, वर्षा काफ़ी होती है, जितना वर्षा होना चाहिए उतना वर्षा मिलती है यहाँ पे इस क्षेत्र में होती है, लेकिन जल को अवशोषित करने की धारण क्षमता यहाँ की मिट्टी में ज़्यादा नहीं है। काली मिट्टी में है, लेकिन नीचे तो कठोर चट्टान है, जिस वजह से इसमें अवशोषण करने की क्षमता नहीं है, जल को अवशोषित करने की क्षमता इसमें नहीं देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, लाल मृदा भी पाई जाती है नीच वाले क्षेत्र में। अब नीच भी एक तरह का मृदा का ही प्रकार मान के चलिए। नीच तो इसमें क्या होता है, लाल मृदा पाई जाती है। नीच चट्टान है, एक तरह का चट्टान, नीच भी एक तरह का चट्टान का ही प्रकार है। इसमें क्या होता है, लाल मृदा पाई जाती है। ये विशेषकर कहाँ पाया जाता है, इस एरिया में, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र में लाल मृदा हमें देखने को मिलता है, विशेषकर बुंदेलखंड वाला क्षेत्र में। मालवा वाले क्षेत्र में विशेषकर जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा है वहां हमें लाल मृदा देखने को मिलता है। कहाँ पे, तो नीच वाले चट्टानों में। बेसाल चट्टान में हमें मिला काली मिट्टी, और नीच वाले चट्टान, जहां नीच टाइप के चट्टान मिलते हैं, वहां पे मिलता है लाल मृदा। अब नीच चट्टान में लाल मृदा क्यों पाया जाता है, और यहाँ की मृदा लाल क्यों होती है, क्या रीजन है लाल होने का? तो लाल होने का इसका सबसे मुख्य कारण है कि इसमें नीच में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। इसमें आयरन ऑक्साइड अधिक देखने को मिलता, अधिक पाया जाता है, और आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण, अधिक पाए जाने के कारण इसका रंग लाल हो जाता है, इसलिए यह लाल मृदा कहलाता है। मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। तो नीच में आयरन ऑक्साइड अधिक पाया जाता है, इस वजह से यहाँ की जो मिट्टी होती है उसका रंग लाल हो जाता है, और वह क्या कहलाता है, लाल मृदा। तो नीच में लाल मृदा पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो मालवा वाले क्षेत्र में, विशेषकर बुंदेलखंड का जो पठार वाला क्षेत्र है वहाँ पे हमें लाल मृदा देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, यह क्षेत्र यानी मालवा वाला क्षेत्र बेसाल्ट लावा से निर्मित है, ये तो समझ में आ गया है, और कठोर चट्टान होने के कारण वर्षा का जल ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता है। ये भी समझ में आ गया कि कठोर चट्टान नीचे है तो इसमें वर्षा का जल जो है, बारिश होती है तो वर्षा का जल अधिक नीचे नहीं आ पाता है। वर्षा का जल क्या होता है, इस क्षेत्र में नहीं आ पाता है, और इस क्षेत्र में वर्षा का जल नहीं आता है तो इससे क्या होता है, भूमिगत जल की कमी। इस क्षेत्र में भूमिगत जल की कमी हो जाती है। अब भूमि में जल का अवशोषण ही नहीं हो रहा है तो भूमिगत जल मिलेगा कहाँ से, तो भूमिगत जल की कमी हो जाती है। तो पूछा जाए कि जो मालवा वाला क्षेत्र है, मालवा वाला पठार का क्षेत्र, इसमें वर्षा काफ़ी होती है, वर्षा बहुत अच्छी होती है, प्रचुर मात्रा में होती है, तो वर्षा अधिक होने के बावजूद भी यहाँ पे भूमिगत जल की कमी हमें क्यों देखने को मिलता है, क्या रीजन है? तो सबसे पहला रीजन क्या है इसका, सबसे मुख्य रीजन कि इसमें क्या है, बेसाल्ट चट्टान से बना है। मालवा का जो पठार है वो बेसाल्ट चट्टान से बना है, और बेसाल्ट चट्टान एक कठोर चट्टान है, और इसमें जल को अवशोषित करने की क्षमता नहीं होती है, या जल को धारण नहीं कर पाता है। इस वजह से काफ़ी अच्छा बारिश होने के कारण इस क्षेत्र में हमें भूमिगत जल की कमी देखने को मिलती है। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो केंद्रीय उच्च भूमि की ढाल उत्तर की तरफ है। केंद्रीय उच्च भूमि, ये हमारा केंद्रीय उच्च भूमि वाला हिस्सा है, तो इसकी जो ढाल है, ढाल उत्तर की तरफ है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया था। क्या बात किया था कि जो विंध्य पर्वत है, यहाँ आपको विंध्य पर्वत देखने को मिल रहा है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में एक पठार है, और विंध्य पर्वत के उत्तर में भी हमें पठार देखने को मिलता है। दक्षिण वाले पठार की जो ढाल है वह दक्षिण की तरफ है, इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ, और जो केंद्रीय उच्च भूमि का जो पठार है, मालवा वाला पठार, इसकी ढाल हमें उत्तर की तरफ देखने को मिलती है। किधर? इधर गंगा घाटी की तरफ, गंगा नदी तंत्र की तरफ। तो ये हम पहले से जानते हैं। तो केंद्रीय उच्च भूमि की ढाल किधर है? उत्तर की तरफ। किधर? उत्तर की तरफ, इधर गंगा घाटी की तरफ। और इसकी ढाल 400 से 500 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है। केंद्रीय उच्च भूमि की ढाल 400 से 500 सेंटीमीटर पर किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। यानी इसकी जो ढाल है वह बहुत तेज है, बहुत तीव्र है। किस प्रकार से है? तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। कुछ इस प्रकार इसकी ढाल है, कुछ इस प्रकार से इसकी ढाल हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से ये ढाल रहा। तो 400 से 500 सेंटीमीटर पर किलोमीटर बात करें तो अगर यहाँ से हम आगे आते हैं, मान लीजिए यहाँ 1 किलोमीटर पड़ा, तो 1 किलोमीटर आगे आए तो इसकी ढाल यहाँ से यहाँ कितना ढाल हो गया? 500 सेंटीमीटर का फर्क देखने को मिलेगा। 500 सेंटीमीटर का फर्क हमें देखने को मिलेगा ढाल में। यहाँ से आगे, यहाँ आ गए 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे भी यहाँ की तुलना में
500 सेंटीमीटर का फर्क देखने को मिलेगा ढाल में, स्लोप में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो केंद्रीय उच्च भूमि की जो ढाल है वह बहुत तेज है, बहुत तीव्र है। तो ढाल कितना है? 400 से 500 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। तो यहां से हमें दो बातें समझ में आ गई। पहली कि केंद्रीय उच्च भूमि की ढाल सबसे पहले तो उत्तर की तरफ है, गंगा घाटी की तरफ, और इसकी जो ढाल है वह 400 से 500 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है। 500 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है, यानी प्रति किलोमीटर में इसका ढाल हमें 500 सेंटीमीटर अधिक देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं मालवा वाले क्षेत्र की। तो मालवा पठार की बात करें तो यह एक संप्राय मैदान है और उर्मिल मैदान है। जो ये हमारा मालवा वाला पठार है, केंद्रीय उच्च भूमि का जो पठार है, यह किस टाइप का मैदान है? यह संप्राय मैदान है और उर्मिल मैदान है। अब आप लोगों के दिमाग में यह सवाल होगा कि यह संप्राय मैदान क्या होता है और उर्मिल मैदान क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं उर्मिल मैदान को कि आखिर उर्मिल मैदान क्या होता है। रोलिंग प्लेन। तो उर्मिल मैदान ऐसा मैदान जिसमें ढाल अधिक होता है, जिसमें ढाल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो उस तरह के मैदान को उर्मिल मैदान कहा जाता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि केंद्रीय उच्च भूमि का ढाल कैसा है? बहुत तीव्र है, बहुत तेज है। इस प्रकार से इसका ढाल देखने को मिल रहा है। तो ढाल तेज है, यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि यह क्या है? उर्मिल मैदान है। तो उर्मिल मैदान समझ में आ गया, जिसमें ढाल अधिक होगा। ऐसा मैदान जिसमें ढाल अधिक होगा क्या है? उर्मिल मैदान होता है। तो उर्मिल मैदान, तो मालवा वाला क्षेत्र क्या है? आपका उर्मिल मैदान है। क्यों? ढाल अधिक देखने को मिल रहा है, बहुत ढाल है। कितना? 400 से 500 सेंटीमीटर पर किलोमीटर इसका ढाल हमें देखने को मिल रहा है। तो ये उर्मिल मैदान हो गया। अब बचा संप्राय मैदान, कि मालवा क्षेत्र संप्राय मैदान भी है। अब ये संप्राय मैदान क्या होता है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि मैदान का निर्माण किस प्रकार से होता है। किसी भी मैदान का निर्माण किस प्रकार से होता है? पहला चीज, तो मैदान का निर्माण दो तरीके से होता है। पहला तो अपर्दन निर्मित, दूसरा निक्षेपण निर्मित। अब ये अपर्दन निर्मित क्या है और ये निक्षेपण निर्मित क्या है, इसको समझना है। तो अब समझते हैं। तो मान लीजिए कोई जमीन इस प्रकार से है। आप मान लीजिए यहां बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से कोई जमीन है, ठीक है। अब इसमें नदी बह रही है, इधर से नदी बह रही है। तो नदी का जल क्या करेगा? इसका ऊपर के हिस्से को काटेगा। यहां से मान लीजिए नदी बही, तो धीरे धीरे करके इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है काट देगा, और काट के कुछ इस प्रकार से बना देगा प्लेन। इसको क्या करेगा? प्लेन कर देगा। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका, उसको काट देगा। नदी की जल की धारा बहेगी, नदी की जल की धारा जब बहेगी बहेगी बहेगी, धीरे 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 करके क्या करता है? नदी काटते जाता है, ऊपर के हिस्से को काटते जाता है। तो काटते काटते इसको इस प्रकार से बना देगा, एक प्लेन मैदान की तरह, एक प्लेन मैदान की तरह बना देगा। अब यही क्या कहलाएगा? अपर्दन मैदान। क्यों? क्योंकि ये काट के बनाया, नदी जो है ना इसको काट के बनाया। ये जो हिस्सा था, ये उबड़ खाबड़ वाला हिस्सा ऐसे था, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा को काट के प्लेन कर दिया, यानी कटाव से हुआ। कटाव मतलब क्या? अपर्दन हुआ। तो ये हो गया अपर्दन निर्मित। क्या हो गया? अपर्दन निर्मित, क्योंकि इसका अपर्दन हुआ, कटाव हुआ। और अपर्दन निर्मित से बना हुआ मैदान क्या कहलाता है? संप्राय मैदान। तो यही हुआ आपका संप्राय मैदान। तो जो मालवा वाला क्षेत्र है वह किस प्रकार का मैदान है? उर्मिल मैदान है, क्योंकि इसमें ढाल अधिक है, और साथ ही साथ यह संप्राय मैदान है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण हुआ है अपर्दन से, अपर्दन निर्मित, इस प्रकार से। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए कभी ये इस प्रकार का क्षेत्र रहा होगा, इस प्रकार का ढाल, नदियां बही, ढाल है तो तेजी से बहेगी, तो ऊपर वाला हिस्सा को काट देगी। क्या करेगी? ऊपर वाला हिस्सा को काट देगी, और काट के कुछ इस प्रकार से जो है उसको इस प्रकार से बना देगी, प्लेन। इसको ऊपर वाला हिस्सा को काट के इस प्रकार से बना देगी। तो पहले इस प्रकार से होगी, तो इस प्रकार से होगी, तो इसको काटा और काट के प्लेन बना दिया। तो क्या हुआ? सबसे पहला इसकी ढाल हो, ढाल ये मिल रहा है, तो उर्मिल मैदान हो गया। और साथ ही साथ प्लेन है, और इसका प्लेन कैसे बना है? तो अपर्दन, इसका ऊपर का हिस्सा कट के बना है, तो अपर्दन से बना, इसीलिए यह संप्राय मैदान हुआ। एक और होता है निक्षेपण निर्मित। अब निक्षेपण निर्मित क्या है? तो मान लीजिए अब नदी इसको काट के ले गई। अब ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ जो अपर्दन हुआ, अपर्दन निर्मित से जो मैदान बना, तो इसका ऊपर का हिस्सा क्या हुआ? कटिंग की। नदी का जो धारा है, जो जल है, वह अब इसका ऊपर वाला जो भी मिट्टी, धूल कण, पत्थर, जो भी चीज होगा उसको काट काट के अपने साथ बहा के ले गए। अब नदी की धारा को जब तक मिल रहा है ढाल तेज, ये तो सब बहा के लेके जाएगी, धूल मिट्टी जो मिलेगा सब बहाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमेशा ढाल मिलता ही जाएगा उसको।
अब धीरे धीरे क्या होगा, इसका ढाल में कमी। क्या होगा, जिस हिस्से में ढाल कम होगा या फिर ढाल मिलने नहीं लगेगा तो वहां क्या करेगा, नदी की जो धारा है उसका बहाव जो है वह कम हो जाएगा। अब बहाव कम हो जाएगा तो धूल मिट्टी वगैरह को बहा नहीं पाएगा, नहीं बहा पाएगा तो क्या करेगा, लास्ट में उसी को वहां पे छोड़ देगा। जहां इसको प्लेन हिस्सा मिल गया, जहां इसका नदी की धारा को उस धूल मिट्टी को बहाने का क्षमता नहीं मिल रहा है, उतना तीव्र ढाल नहीं मिल रहा है, तो उसको वहीं छोड़ देगा। तो उसको ये जो इसके साथ जो मिट्टी गया, ये जो ऊपर वाला हिस्सा काट के लेके गया बहा के अपने साथ, अब इसको जहां छोड़ेगा वहां जो मैदान का निर्माण होगा तो उसको क्या बोलेंगे, जलोढ़ मैदान। क्या, इसको निक्षेपण कर देगा, क्या करेगा, उस हिस्से में निक्षेपण कर देगा, छोड़ देगा, जमा करेगा। जहां इसका ढाल खत्म हो गया, नहीं मिलेगा ढाल नदी को, तो क्या अपने साथ जितना भी लेके गया था तोड़ फोड़ के पत्थर वगैरह ढाल में, अब जहां ढाल नहीं मिला वहां क्या करेगा, उसको छोड़ देगा, जमा कर देगा, निक्षेपण कर देगा। तो निक्षेपण करके बनाया गया मैदान, निक्षेपण निर्मित मैदान क्या कहलाया, वह जलोढ़ मैदान कहलाएगा। तो समझ में आ गया मैदान किस प्रकार से निर्माण होगा। मैदान दो तरीके से, अपर्दन निर्मित और निक्षेपण निर्मित। नदी जब अपर्दन करती है, जिस भूमि में उबड़ खाबड़ जो भूमि रहता है उसका जल अपर्दन कर देती है नदी, और अपर्दन से जो प्लेन होता है मैदान जो बनता है वह संप्राय मैदान हो गया। और जो अपर्दन करके ले गई मिट्टी, धूल मिट्टी को, अब उसको ढाल नहीं मिला, उसको कहीं जाके छोड़ दिया, छोड़ने के बाद जो मिला, निक्षेपण करने के बाद जो उसको मैदान बना हुआ मिला वह जलोढ़ मैदान। निक्षेपण से जो मैदान बना वह जलोढ़ मैदान, अपर्दन से जो मैदान बना वह संप्राय मैदान। अब मालवा क्षेत्र, तो मालवा क्षेत्र में समझ गए कि यह संप्राय मैदान है, क्यों, अपर्दन निर्मित है, और उर्मिल मैदान है, क्यों, ढाल है। दो चीज समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। आगे है गंगा मैदान की ढाल 20 से 50 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है। गंगा मैदान की ढाल 20 से 50 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, यानी इसका ढाल इसकी अपेक्षा बहुत कम है। केंद्रीय उच्च भूमि की ढाल कितना है, केंद्रीय उच्च भूमि की ढाल 400 से 500 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है, लेकिन गंगा मैदान की ढाल कितना है, 20 से 50 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। मतलब इसका ढाल कुछ इस प्रकार से होगा। मान लीजिए ये इस प्रकार से इसका ढाल गया होगा, और ये जब इस प्रकार से इसका ढाल होगा। गंगा का मैदान ये रहा आपका, ये केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि से ढाल बहुत तेज मिल रहा है, पर किलोमीटर कितना मिल रहा है, 500 सेंटीमीटर। ये केंद्रीय उच्च भूमि का ढाल है। अब जैसे जैसे ये गंगा के मैदान, किधर, इसकी नदियां किधर बह रही, गंगा के मैदान की तरफ, जैसे जैसे नदियां गंगा के मैदान की तरफ बहेगी, यहां से इसका ढाल मिलना कम हो जाएगा, इस क्षेत्र से इसका ढाल मिलना कम हो जाएगा। अब इधर इसको ढाल कम मिलेगा, कहाँ, गंगा की मैदान में। क्यों, इसका ढाल इधर कितना है, 20 से 50 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, यानी इतना तीव्र ढाल यहाँ नहीं मिल रहा है, इस क्षेत्र में इतना तीव्र ढाल यहाँ नहीं मिल रहा है जितना इधर। तो इधर से तो पूरा एकदम बहा के लेके आएगी, कचरा, धूल, मिट्टी, पत्थर के टुकड़े, कंकड़, हर चीज को बहा के लाएगी। तेज ढाल मिल रहा है, नदी पूरा बहाते हुए लेके आएगी पूरा, और बहा के लाएगी यहाँ तक, तो बहा के ले आएगी यहाँ तक, नदियां जो है यहाँ तक, इस हिस्से तक बहा के ले आएगी। लेकिन जैसे इस हिस्से में पहुंचेगी बहा नहीं पाएगी, तब वह एक एक करके यहाँ पे पूरा जितना लेके आएगी धूल मिट्टी सबको इस हिस्से में जमा करने लगेगी। क्या करेगी, सबको जमा करेगी। नदियां यहाँ से लेके आके सब यहाँ जमा करेगी, स्टोर कर देगी, यहाँ पे निक्षेपण कर देगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ तक समझ गए कि यहाँ ढाल, केंद्रीय उच्च भूमि में ढाल ज़्यादा है, ये ढाल ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद समझ गए कि गंगा के मैदान की ढाल कम है, इधर ढाल आपको कम मिल रहा है, कितना, 20 से 50 सेंटीमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से। ये भी समझ गए कि मालवा वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है, संप्राय मैदान है और उर्मिल मैदान है। उर्मिल मैदान क्यों है, ढाल है। संप्राय मैदान क्यों है, निक्षेपण। इतना तीव्र यहाँ पानी भर रही है तो निक्षेपण करेगी ना, यहाँ पे जितना धूल मिट्टी काट काट के यहाँ तो लेके आके जमा कर रही है, तो निक्षेपण कर रही है यहाँ पे। तो इधर से अपर्दन करके ला रही है, यहाँ निक्षेपण कर रही है, तो अपर्दन निर्मित मैदान है। कौन सा, मालवा वाला क्षेत्र। तो संप्राय मैदान हो गया और उर्मिल मैदान हो गया, ये समझ में आ गया। मैदान किस तरह के बनते हैं, दो तरीके से, अपर्दन निर्मित और निक्षेपण निर्मित। तो यहाँ जो मैदान बन रहा है इस वाले हिस्से में, ये अपर्दन करके बना रहा है, प्लेन कर रहा है अपर्दन करके, तो ये संप्राय मैदान वाला हो गया। और यहाँ पे ये हो गया आपका निक्षेपण। अब यहाँ पे पूरा निक्षेप कर दे रहा है, तो निक्षेप कर रहा है, यहाँ पे जो मैदान बनेगा वह क्या होगा, निक्षेपण निर्मित वाला मैदान, यानी जलोढ़ मैदान का निर्माण होगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे बात करते हैं इस क्षेत्र की, कौन से क्षेत्र की, मालवा वाले क्षेत्र की। मालवा वाले क्षेत्र की सभी नदियां खड्ड अपर्दन करती हैं, यानी गलीरोजन करती हैं, और इससे बीहड़ का निर्माण होता है।
क्या करती है नदियां? खड अपर्दन। और इससे क्या होता है? बीहड़ का निर्माण होता है, यानी वेटलैंड का निर्माण होता है। अब यहाँ पे दो शब्द आए, खड अपर्दन और बीहड़। ये क्या होता है? वेटलैंड। खड अपर्दन और वेटलैंड। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर ये खड अपर्दन क्या है और ये बीहड़ क्या है, वेटलैंड क्या है? तब इसको समझते हैं। खड अपर्दन, अब इस क्षेत्र की नदियां यानी मालवा क्षेत्र की, ये रहा मालवा क्षेत्र। यहाँ से नदियां सब बह के आ रही है, किधर? गंगा घाटी की तरफ, इधर गंगा नदी तंत्र में इधर आ रही है बह के। यहाँ समझ में, यहाँ तक तो आ रहा है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब यहाँ से जो धूल मिट्टी कण लेके आया, सब इसको यहाँ जमा कर रहा है इस क्षेत्र में। अब यहाँ जमा करते करते पूरा जमा कर दिया, पूरा जमा किया। अब इधर से नदियां आ रही है, अब यहाँ पे जमा हो जाएगा तो नदियां को तो अवरोध पैदा हो जाएगा। क्या होगा? अवरोध। तो जब नदियां यहाँ तक तो आएगी बह के, अब यहाँ से क्या होगा? अपना धारा बदल लेगी। अब नदी मान लीजिए इधर आपके बह के आ रही है इस हिस्से में, ऐसे यहाँ पे इसको अवरोध मिल गया पूरा जमा। तब अवरोध, अब यहाँ पे आएगी नदियां, अब इस अवरोध को जहां जहां काट पाएगी, अब धीरे धीरे इसको काटी तो इधर से एक रास्ता बना ली निकलने के लिए, इधर भी काटी, इधर से बाहर बना लिया। इस तरह से ये नदियां चारों ओर से क्या होगा? अपना रास्ता बना लेगी, अपना जल को निकालने का रास्ता बना लेगी। इस प्रकार से पूरा फैला लेगी अपनी धारा को। जब नदी को अवरोध मिलने लगेगा तो जिधर जो उसको मौका मिलेगा वो अपना रास्ता बनाएगी। नदी रुकेगी नहीं, वो अपना रास्ता बनाएगी। तो नदियां इस तरीके से रास्ता अपना बनाना शुरू कर देती हैं। अब नदियां जब इस तरीके से रास्ता बनाती है तो वही होता है खड अपर्दन, गली इरोजन, गली बना लेती है। क्या करती है नदियां? गली बना लेती हैं। नदियां इस तरह से बह के आई और यहाँ से अपनी धारा को बदल ली। यहाँ इस तरीके से धारा, इधर से धारा, जैसे मन किया उसका जहाँ जहाँ पे मिला उस तरह बनाने का, उस तरीके से धारा बना ली। तो ये हो गया गली इरोजन, मतलब गलियाँ बना लेती हैं नदियाँ। अवरोध मिलने के बाद गलियाँ। तो यहाँ से नदी को कोई अवरोध नहीं मिला, पूरा ढाल मिला, एकदम आ गई यहाँ से बह के। यहाँ पे आपका जमा हो गया निक्षेपण, धूल मिट्टी कण। अब यहाँ जमा हो गया तो यहाँ से इसको अवरोध मिलने लगा। अब यहीं से नदियाँ अपनी दिशा को इस प्रकार से बना लेती, इसको जहाँ जहाँ काट पाई वहाँ वहाँ काट के अपना क्षेत्र बना लेती है और आगे नदियाँ बहती जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी को बोलते हैं खड अपर्दन। इसी को क्या बोलते हैं? खड अपर्दन यानी गली इरोजन। इसी को खड अपर्दन बोलते हैं, गली इरोजन बोलते हैं। ठीक है, अब है क्या? और इससे बीहड़ का निर्माण होता है। अब बीहड़ क्या होता है? गली अपर्दन हुआ। अब गली अपर्दन हुआ तो अब ये जो नदी है, अब मौसम के हिसाब से नदी का बहाव भी बंद होगा। अब ये सब तो मौसमी नदियां हैं। यहाँ वाली वर्षा हुई तो जल को अवशोषित नहीं कर पाता तो नदी के रूप में बहने लगता है। लेकिन जब वर्षा कम होगा, मतलब वर्षा जब नहीं होगी, गर्मी का समय होगा या फिर जब मौसम उस तरह का नहीं रहेगा पानी वाला, तो क्या होगा? नदियाँ सूखेगी। नदियाँ सूखेगी तो जो इतना सारा ये जो बनाया है नदियाँ, ये सारा ये सब भी सूख जाएगा। हमेशा थोड़ी पानी रहेगा, गर्मी आएगा सूख जाएगा। सूख जाएगा तो क्या? एक गली की तरह बना लेगा। क्या करेगा? एक गली की तरह बना के रखेगा। यहाँ पे नदियाँ अपना इस तरह का क्षेत्र बना ली है, लेकिन अब जब नदियाँ सूख जाएगी, बारिश इसमें कम हो जाएगा, पानी का बहाव रुक जाएगा, नहीं आने लगेगा, तो एक गड्ढे का निर्माण कर देंगे। इस तरीके से मान लीजिए एक एरिया है आपका, ये क्षेत्र, ठीक है, तो इस तरीके से गड्ढा बन जाएगा चारों ओर। इधर जहाँ जहाँ वो अपना रास्ता बनाए थे गड्ढा बन जाएगा। यहाँ पे इस तरह से गड्ढा देखने में आएगा, इस तरीके से गड्ढा। ठीक है, इस तरीके से गड्ढा अपना बना लेगा। जहाँ जहाँ इस तरह का अपना गली इरोजन बनाई थी, अपर्दन की थी, गली जैसे बनाई थी, वहाँ पानी नहीं होगा तो गड्ढे की तरह दिखेगा। गड्ढा कर देता है, पानी बहेगा तो गड्ढा करेगा ही करेगा। तो उसके बाद जब पानी सूख जाएगा तो ये इस तरीके का क्या हो जाएगा? सूखा हुआ हिस्सा रहेगा, लेकिन ये गड्ढे जैसा होगा। तो वही है बीहड़, जिसको बोलते हैं वेटलैंड। वेटलैंड इसलिए बोलते हैं कि इस क्षेत्र में कृषि वगैरह नहीं होती उतनी अच्छी, इसलिए इसको वेटलैंड बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं बीहड़। खड अपर्दन समझ में आ गया कि जब गली की तरह बहने लगती है नदियां, जब अवरोध मिलता है तो वह हो गया आपका खड अपर्दन यानी गली इरोजन। उसके बाद बीहड़। बीहड़ क्या हो गया? तो वेटलैंड। बीहड़ क्या हो गया? जब ये जो गलियां हैं, जो नदियां गलियां बनाई, अब ये नदी मौसम जब उस तरह का नहीं रहा, गर्मी का मौसम रहा, ये नदियां सूख जाएंगी तो क्या होगा? जो जो ये गली है, ये गली का पानी जब सूख जाएगा तो सूखने के बाद ये गली, अब पानी बहा तो नाली जैसे बना लिया, गली बना दिया, लेकिन जब ये सूख जाएगा तो ये गली तो रहेगा ही ना, ये गली रहेगा, गड्ढा जैसा रहेगा। तो यही गड्ढा क्या होगा? बीहड़, वेटलैंड। और इस टाइप का गड्ढा आपको इस हिस्से में देखने को अधिक मिलता है, बुंदेलखंड वाले हिस्से में। सब नदियां इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो यहीं से आप इधर तो पूरा ढाल मिलेगा चलते, इधर ढाल कम मिलेगा तो इस क्षेत्र में आपको इस टाइप का बीहड़ देखने को मिलेगा। जहाँ ढाल कम होगा वहीं निक्षेपण करेगा, तो इसी इलाके में, इस क्षेत्र में आपको बीहड़ देखने को मिलेगा। इधर बुंदेलखंड वाले हिस्से में आपको बीहड़ देखने को मिलेगा। जहाँ पे इस टाइप का क्षेत्र बनता होगा उस हिस्से में आपको बीहड़ देखने को मिलेगा।
और यही बेहड़ आप पिक्चर में भी देखते होंगे, मूवी वगैरह देखते होंगे, पुराने ज़माने की डाकू वाली मूवी, तो उसमें इसी टाइप के बेहड़ रहते हैं जिसमें गड्ढे वगैरह रहते हैं। तो इसमें ऊंचे ऊंचे स्थानों से गोलियां चलाते हैं, तो नीचे घोड़े से दौड़ दौड़ के भागते हैं। इस टाइप की शोले वगैरह मूवी, जिसमें आपका बहुत सारा का मूवी डाकू वाली मूवियाँ आती हैं, तो उसमें आपको इस तरह का सीन देखने को मिलेगा। गड्ढे वाले चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे हिस्से हैं, नीचे नीचे गड्ढे बना हुआ नालियाँ, उसी में नीचे से घोड़े वगैरह दौड़ा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। इस टाइप का बिहड़ बना हुआ है और इसी में भाग रहे हैं, घोड़े दौड़ा रहे हैं और ऊपर से गोली चल रही है, नीचे से गोली चल रही है। इस प्रकार से मूवी में भी दिखाया जाता है। तो वही क्या होता है, बिहड़ होता है। तो वही क्षेत्र आपका बिहड़ होता है। तो यहाँ से हमें इतनी सारी बातें समझ में आ गई। क्या क्या समझ में आ गई? ढाल बहुत तेज है मालवा क्षेत्र का। ठीक है, मालवा क्षेत्र कैसा है? संप्राय मैदान है और उर्मिल मैदान है। उर्मिल मैदान क्यों है? ढाल है इसीलिए। और संप्राय मैदान क्यों है? तो संप्राय मैदान इसलिए क्योंकि इसका निर्माण हुआ है अपर्दन निर्मित से। हम लोग समझे अपर्दन निर्मित, यहाँ देखे थे अपर्दन निर्मित से निर्माण हुआ है, इसलिए यह संप्राय मैदान है। और एक तरीका होता है मैदान निर्माण का, क्या है? निक्षेपण निर्मित, इसको जलोढ़ मैदान कहते हैं। तो ये जो यहाँ से अपर्दन करके ले गया, उसको इस टाइप के जो हिस्से मिलते हैं वहाँ पे ये निक्षेपण कर देते हैं जहाँ ढाल कम होता है, और यहाँ पे जो मैदान बनता है वही होता है जलोढ़ मैदान। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके बारे में भी समझ लिया। यहाँ से ये सभी चीज़ों का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। हम लोगों ने मालवा के पठार में केंद्रीय उच्च भूमि के ढाल को समझ लिया, और इस क्षेत्र में खड़, अपर्दन और बिहड़ का निर्माण होता है, इसके बारे में समझ लिया है। तो अभी केंद्रीय उच्च भूमि में हमें और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी बाकी है। मालवा वाले पठार में अभी बहुत सारे टॉपिक हमारा बचा हुआ है पढ़ना। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगर एक ही वीडियो में बताएं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए इसको एक और पार्ट में हम समझाएंगे। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मालवा के पठार के और आगे के हिस्सों को समझेंगे कि मालवा के पठार में हमें और क्या क्या चीज़ें जाननी है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वह टॉपिक होगा केंद्रीय उच्च भूमि का ही, मालवा का पठार का ही। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।